नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक साबित होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि गुजरात विजय के दौरान, ठीक, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो देखिए, गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा बनवाता है अकबर, बुलंद दरवाज़ा बनवाता है। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे अब अकबर से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दीन ए इलाही ये क्या था? एक नया धर्म था। दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। इबादत खाना बनवाया था। कौन? इबादत खाना, ये एक पूजा करने का घर था, पूजा घर था। ये दोनों कौन बनवाया था? ये अकबर ही बनवाए थे, ये अकबर ने बनवाया था। ठीक, बात करते मनसबदारी की शुरुआत किसने किया? अकबर ने मनसबदारी देने की शुरुआत की थी। अकबर ने मनसबदारी, ये अनपढ़ था, अकबर अनपढ़ था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे महान संगीतकार तानसेन। महासंगीतकार तानसेन ये अकबर के दरबार में ही रहते थे, ये अकबर के दरबार में रहते थे। आईनी अकबरी के लेखक कौन थे? आईन अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे, अबुल फजल इसके लेखक थे। ठीक, आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रजनामा कहलाता है, रजनामा इसे बोलते हैं। और महाभारत का दूसरा नाम क्या है? इसे महाभारत का दूसरा नाम इसे जय संहिता भी कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इसे जय संहिता भी कहते हैं। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक आप सभी जानते हैं तुलसीदास हैं, तुलसीदास हैं रामचरितमानस के लेखक। अब आप कहेंगे कि ये प्रश्न यहाँ पे क्यों लिया गया? तो देखिए, जो तुलसीदास थे ये अकबर के समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे और ये हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया। ये अकबर के समकालीन थे और ये हमारे एग्जाम में अभी पूछ लिया गया। भू राजस्व सुधारों का नियंत्रण कौन करते हैं? तो ये अकबर के शासनकाल में टोडरमल करते हैं। भू राजस्व का नियंत्रण क्या करते हैं? टोडरमल करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जो जहांगीर का शासनकाल था, जो जहांगीर का शासनकाल था उसमें क्या किया? ये आपका जो चित्रकारी था वो अपने टॉप पे था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक, हुमायूं नामा का लेखक, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने क्या किए थे? ये गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल शासक। ठीक, बात करते हैं मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां करवाए थे। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सांची का स्तूप ये कौन बनवाए थे? अशोक बनवाए थे सांची का स्तूप। और ये कितने रुपए के नोट पे है? सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पे है। और अशोक किस वंश के थे? ये मौर्य वंश के जो प्रतापी शासक थे, अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है, तो देखिए बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब बनवाया था बीबी का मकबरा। ये किस जगह पे है बीबी का मकबरा? इसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब औरंगाबाद का नया नाम हो गया है संभाजी नगर हो गया है, औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण ये कहाँ पे? कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। और इसे निर्माण करवाने के लिए इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे। कुतुब मीनार के निर्माण का जो निर्माण कार्य शुरू कौन किया था? ऐबक ने किया था। लेकिन इसको पूरा कराने का श्रेय ये इल्तुतमिश को जाता है। ठीक, इल्तुतमिश को जाता है, इसको पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ये पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव करवाए थे, गुरु अर्जुन देव करवाए थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव करवाए थे। अब आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था?
जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दिया था, जहांगीर इनकी हत्या करवा दिए थे। ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव। और बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की हत्या, आप लोग बताएंगे गुरु तेग बहादुर ये किस नंबर के गुरु थे? ये सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। और इनकी हत्या जो कौन करवाया था? औरंगजेब करवाया था, औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पे, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम लोग देखेंगे, जो कि लोकसभा से संबंधित होगा और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित होगा। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी जांच करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी जांच करता है कि कोई भी धन विधेयक है या फिर नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे कि संयुक्त अधिवेशन, तो 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? 108 आर्टिकल का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के हमेशा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब लोकसभा को और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुलाया जाता है, तो 108 आर्टिकल का प्रयोग करके उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और उसमें अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा का सभापति उसका अध्यक्षता नहीं करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, और धन विधेयक की जांच कौन करता है? तो ये आपको बताया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है धन विधेयक की जांच। और धन विधेयक आर्टिकल नंबर कितने में है? आर्टिकल नंबर 110 में है धन विधेयक। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयन अयंगर थे। अनंत शयन अयंगर थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत शयन अयंगर थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और ओम बिरला ये किस नंबर के अध्यक्ष हैं? ये लोकसभा के, ये 17वीं लोकसभा है। ये वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा चल रही है। और ओम बिरला ये बूंदी राजस्थान से क्या है? सांसद है। बूंदी राजस्थान से ये सांसद हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ है वो दिलाने का काम करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति मनोनीत किया गया हो। राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति मनोनीत किया गया हो, ये लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको अलग से शपथ नहीं दिलाया जाता। लोकसभा के अध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाया जाता, ये बल्कि ये किसके रूप में, ये लोकसभा के सदस्य बनते हैं, ये तभी इनको शपथ दिला दिया जाता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिला दिया जाता है। फिर जो जितने भी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं सब लोग मिल के एक लोकसभा का हेड चुन लेते हैं, तो ये लोकसभा का एक अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक, लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र, तो ये लोकसभा के सदस्यों का जो त्यागपत्र है तो ये अपने अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र जो वह लोकसभा अध्यक्ष अपने लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आप लोग बताएंगे। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। आप अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो भी आपकी आयु कितनी है? 25 वर्ष है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य से है? यूपी से है। सर्वाधिक सीट लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 हैं। और राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं? तो यूपी से हैं। सर्वाधिक सीटें 31। और विधानसभा में किस राज्य की सर्वाधिक सीटें हैं? तो विधानसभा में 403 सीटें यूपी से ही है, 403 सीटें। और विधान परिषद में किस राज्य की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? किस राज्य में? तो विधान परिषद की सबसे ज़्यादा सीट हैं यूपी में, 100 सीट हैं। तो ये चारों यूपी में सर्वाधिक हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लोकसभा भंग कौन करता है? लोकसभा भंग राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा भंग राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 85 का उपयोग करके लोकसभा को भंग राष्ट्रपति जी करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की
चर्चा की गई है। तो आर्टिकल नंबर 51A में लिया गया है मौलिक कर्तव्य की चर्चा, आर्टिकल 51A में है। और मौलिक कर्तव्य का भाग पूछे तो भाग 4 के क में है, या फिर आप कह सकते हैं 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य। ठीक, बात करें मौलिक कर्तव्य को शामिल कहाँ से किया गया, तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का जो 42वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1976 में होता है, और इसके तहत मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक, बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। और आप लोग बताएंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो नागरिकता है ये भारत के संविधान में कहाँ से ली गया है, नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से नागरिकता लिया गया है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, भारत के संविधान में मौलिक जो अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आप लोग ध्यान रखेंगे ये अमेरिका से लिया गया। ठीक, इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न का है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या। तो ये 11वां एक ऐड कर कैसे हुआ, तो इसके लिए होता है 86वां संविधान संशोधन, और 46वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था। और 2002 में 46वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया जाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हिस्ट्री से संबंधित है, और यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि ये बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, बात करते हैं भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध को अन्य किस नाम से, इनके बचपन का क्या नाम था भगवान बुद्ध का, तो इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती किए थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। 1875 में इसकी स्थापना किए थे। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। ठीक, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी लिपि है। और इसकी जो शुरुआत है वो कौन किए थे, ये शुरुआत इसकी गुरु अंगद देव किए थे। गुरु अंगद देव जो आपके गुरुमुखी लिपि का जो स्थापना किए थे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है, तो मुख्य भूमि का जब पूछे, मुख्य भूमि यहाँ पे शब्द लगा दे तो आप बताएंगे क्या, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बताएंगे। और कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। और इसका एक अन्य नाम है केप केमोरिन भी कहते हैं, केप केमोरिन भी कहते हैं कन्याकुमारी को। लेकिन आपसे पूछे केवल दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का, दक्षिणतम बिंदु केवल ऐसे ही पूछे डायरेक्ट, तो आप बताएंगे इसका जवाब अलग हो जाएगा। तो इसका जवाब इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, एक ग्रेट निकोबार पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। जो कि ग्रेट निकोबार कहाँ पे पड़ता है, ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। और अगर आपसे पूछे कि जो भारत का जो मुख्य भूमि है इसका उत्तरी जो बिंदु है वो कहाँ पे है, उत्तरी बिंदु, तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है इसका इंदिरा कॉल नाम है। ठीक, यहाँ पे दक्षिण में पूछे तो इंदिरा पॉइंट और उत्तर में पूछे तो इंदिरा कॉल आप बताएंगे। ठीक, बात करते हैं भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब बात करते हैं सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग से पूछे सूर्योदय का जो देश है ये किस देश को कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। और यदि आपसे पूछे कि मध्यरात्रि का सूर्य किस देश की उपमा देते हैं, मध्यरात्रि का सूर्य, तो इसका जब आप लोग जवाब देंगे नॉर्वे को कहते हैं। बात करते हैं इंसुलिन का प्रयोग, ये मधुमेह रोग में किया जाता है, मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है
बात करें बिहू प्रसिद्ध त्यौहार है किस राज्य का? बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम का ये प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। और आप लोग बताएंगे पोंगल किस राज्य का है प्रसिद्ध त्यौहार? तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है पोंगल, तमिलनाडु का है। ओणम आपसे पूछ ले, ओणम ये किस राज्य का है? ये केरल का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं गिद्दा और भांगड़ा, ये पंजाब में होता है गिद्दा और भांगड़ा। ठीक, बात करते हैं आंवले में उपस्थित विटामिन सी है आंवले में उपस्थित, इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल है। और ये खट्टे पदार्थों में विटामिन जो सी है ये खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में नहीं पाया जाता है, तो ये विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं खट्टे पदार्थ में पाया जाता है विटामिन सी, स्कारबिक अम्ल है और इसका रासायनिक नाम, और दूध में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब आप लोग बताएंगे रतौंधी किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। इसका जो रासायनिक नाम है ये रेटिनाल नाम है, इसका रासायनिक नाम। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंक था, विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था सबसे पहले कागज का आविष्कार। और चीन जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, चीन भारत का एक पड़ोसी देश है। और बात करते हैं चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का जो है आविष्कार वो कौन करता है? तो आप लोग बताएंगे कि जॉन लोगी बेयर्ड ये टेलीविजन का आविष्कार करते हैं। जॉन लोगी बेयर्ड ये टेलीविजन का आविष्कार करते हैं। और आप लोग बताएंगे कि कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे कि कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे कि चार्ल्स बेबेज जो हैं इसे कंप्यूटर के जनक इन्हें कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और अगर हम आपसे पूछें कि जो सशस्त्र बल हैं हमारे सशस्त्र बल, इसके सशस्त्र बलों के जो हेड हैं वो कौन होते हैं? सशस्त्र बलों के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं, सर्वोच्च सेनापति ये कौन है? सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति ये कौन होते हैं? इसके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका, रजिया सुल्तान थी। और ये किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये गलफड़े की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? भगत सिंह ने लगाया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और आपसे पूछे कि सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है महाभारत के रचयिता, वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे इसको फारसी में जो अनुवाद था, इसको फारसी भाषा में जो अनुवाद था ये क्या था? फारसी भाषा में इसे रजनामा कहते हैं। फारसी भाषा में जो अनुवाद था इसे रजनामा नाम से जानते हैं। ठीक, बात करते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। और ये पुस्तक किससे संबंधित थी? ये राजनीति से संबंधित थी, ये भी आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। ये आप लोग नहीं बताएंगे कि यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा है तो हम लोग बता दें कि जो आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित थी, नहीं, ये राजनीति से संबंधित थी। इसके लेखक चाणक्य हैं। और चाणक्य का अन्य नाम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनका अन्य नाम और कौन कौन सा है? इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और एक नाम इनका और है विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य भी इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे क्या कहते हैं? इसे भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं। और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। जो शुक्र है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा
बहन भी कहते हैं। और आपसे पूछे सबसे चमकीला ग्रह भी किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। और बात करते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन है, पृथ्वी के जो सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन है, शुक्र ग्रह है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो जब 1939 में जब ये कांग्रेस को छोड़ दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी, तब ये किसका स्थापना किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। कब करते हैं, 1939 में। डेट आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और आप लोग बताएंगे कि लौह पुरुष किसे कहते हैं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये आप लोग बताएंगे। तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। और लौह लेडी यानी कि लौह जो लौह स्त्री, लौह महिला किसे कहते हैं, लौह लेडी यानी कि लौह महिला किसे कहते हैं, ये इंदिरा गांधी को कहते हैं। लौह महिला इंदिरा गांधी को कहते हैं। अब आप लोग बताएंगे कि नेताजी किसे कहते थे, नेताजी किसे कहते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। सैंडर्स की हत्या कौन किए थे, भगत सिंह ने किया था। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह किए थे। ठीक, बात करते हैं 1857 की जो क्रांति है उसके पहले विद्रोही कौन थे, तो मंगल पांडे थे। 1857 की जो क्रांति थी इसके पहले विद्रोही मंगल पांडे थे। और मंगल पांडे की इसमें हत्या सबसे पहले हुई थी, मंगल पांडे की हत्या। और बात करते हैं मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, मारो फिरंगियों को। मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था, तो ये मंगल पांडे, मारो फिरंगी को ये नारा मंगल पांडे जी ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की पहली महिला थी। और बात करते हैं इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। पहली महिला राज्यपाल यूपी की बनी थी सरोजिनी नायडू। और पहली महिला सीएम कौन बनी थी, ये सुचेता कृपलानी बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी। और ये किस राज्य की बनी थी, तो ये भी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न अगले इसी से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पे जो 2 बार चढ़ी थी उनका नाम था संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये नेपाल में है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। नेपाल के लोग इसे क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं इसे नेपाल के लोग। और चेमोलुंगमा भी इसे कहा जाता है, चेमोलुंगमा, ये कहाँ पे कहा जाता है, तिब्बत में इसे चेमोलुंगमा कहते हैं। और बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है वर्तमान। आगे बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और सती प्रथा का जो अंत है वो किसके प्रयासों से हुआ था, सती प्रथा का जो अंत है ये राजा राम मोहन के प्रयासों से हुआ था। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और बात करते हैं 1893 में शिकागो में कहाँ पे हुआ था, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। शिकागो अमेरिका में क्या हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन। उसमें भाग कौन लिए थे, ये भी आप लोग ध्यान बताएंगे। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कौन लेने वाले थे भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1893 में शिकागो यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से विवेकानंद जी भाग लिए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में आया था। और ये कहाँ के निवासी था, ये पुर्तगाली था। वास्को डी गामा 1498 में आया था। और बात करते हैं पुर्तगाली 1498 में आया था। और बात करते हैं एक ये वास्को डी गामा की जो समाधि है भारत के में कहाँ पे, भारत में इसकी समाधि कहाँ पे, कोच्चि में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली लोग और भारत से सबसे लास्ट में कौन गए थे, ये भी पुर्तगाली लोग गए थे। हवा महल कहाँ पे स्थित है, जयपुर में है हवा महल। और बात करते हैं जयपुर में पिंक सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। आगे बात करते हैं जो जयपुर में राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है,
राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे अपने चलते हैं और 8वां नंबर प्रश्न है, और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है वो विजय घाट है। लाल बहादुर की समाधि विजय घाट है और ये कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। और सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, ये पहली बैठक में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? तो ये 11 दिसंबर सन 1946 को दूसरी बैठक संविधान सभा की हुई थी। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये 8 मई को मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। सूर्योदय का दिवस किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं सूर्योदय का दिवस। अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है? अर्धरात्रि की सूर्य की उपमा किसे देते हैं? ये नॉर्वे को कहते हैं। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और कौन से राज्य की जो तट रेखा है, जो तट सीमा है सबसे ज़्यादा है? जो कौन से राज्य की तट सीमा सबसे ज़्यादा है? तो तटीय सीमा किस राज्य के पास है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है तटीय सीमा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत से सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश की भारत से सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है। बात करते हैं ओणम किस राज्य का त्यौहार है? ये केरल में ओणम केरल का त्यौहार है। ओणम केरल का त्यौहार है। बात करते हैं ओणम केरल का। आप शास्त्रीय नृत्य बताइए कौन सा है? तो कथकली आप याद रखेंगे। कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का? केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में होती है क्या घोषणा कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा। और 1912 में दिल्ली की राजधानी बनी। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यदि आपसे पूछे कि भारत का जलीय जीव क्या है? भारत का जलीय जीव क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि गंगा का जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा सभी डॉल्फिन नहीं, जो गंगा की डॉल्फिन है उसे भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। कब? 2009 में। और यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय फल क्या है भारत का, तो आप लोग बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय पेड़ भारत का कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। भारत की जो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात कितना है? तो ये 3:2 के अनुपात है। भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा था। बात करते हैं राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत लिखा किसने? तो राष्ट्रीय गान की बात करें इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। वंदे मातरम है। और इसे किसने लिखा था? इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। और बात करते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ये किस कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को भारत के संविधान में कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को दोनों को
24 जनवरी सन 1950 में अपनाया गया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के ये राष्ट्रीय गीत को लिखे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के जो राष्ट्रीय गीत हैं इसको लिखे थे। ठीक, बात करते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहा था। और जो हमारा संवत है, जो हमारा राष्ट्रीय संवत है, ये कौन सा है? आप लोग बताएंगे जो हमारा राष्ट्रीय संवत है ये कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय जो संवत है ये शक संवत है, हमारा राष्ट्रीय संवत है। बात करते हैं राष्ट्रीय गान को कितने अवधि में गाया जाता है? आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रीय गान को कितने अवधि में गाया जाता है, कितना समय लगता है राष्ट्रीय गान को? तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने किए थे रेडियो एक्टिविटी की खोज। बात करते हैं पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय, दिल से है पेसमेकर का संबंध है, दिल से पेसमेकर का संबंध है। और बात करते हैं पेसमेकर के बारे में, तो पेसमेकर के बारे में बात करते हैं तो ये दिल से संबंधित है। और आप लोग बताएंगे कि ईसीजी का जो टेस्ट है, ईसीजी टेस्ट, ये किससे संबंधित है? तो ये भी हृदय से ही संबंधित है, ईसीजी टेस्ट है। और कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो कार्डियोलॉजी में भी किसका अध्ययन करते हैं? हृदय का अध्ययन भी कार्डियोलॉजी में करते हैं। और बात करते हैं, आप लोग बताएंगे कि एक्सरे जो किरण है, जो एक्सरे की खोज किसने किए थे? एक्सरे की खोज कौन किए था? एक्सरे की खोज जो है वो रांटजन ने किया था, एक्सरे की खोज रांटजन ने किया था। और बात करते हैं दूरबीन की खोज, आप लोग बताएंगे दूरबीन की खोज कौन किए थे? ये गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो किए थे दूरबीन की खोज। बात करते हैं मास्टर ग्रंथि को क्या कहते हैं? ये पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सर्वाधिक कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको आकाश, जब बाहर खिड़की से बाहर वो लोग झांकते हैं तो आकाश इनको काला दिखाई देता है। आप लोग बताएंगे कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। और ये कब गए थे? 1984 में गए थे। बात करते हैं महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है? तो महात्मा गांधी की जो समाधि है वो क्या है? वो राजघाट है, राजघाट है महात्मा गांधी की समाधि। और ये कहाँ पे? दिल्ली है, दिल्ली में राजघाट में है। और बात करते हैं विजय घाट में किसकी समाधि है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे विजय घाट में किसकी समाधि है। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपको 16 जुलाई 1953, 16 अप्रैल 1953 को 53 याद रखेंगे। इस दिन भारत की पहली रेल चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक? तो ये मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में। और कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर ये रेल चली थी मुंबई से थाने किलोमीटर। 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने तक। भारत की पहली मेट्रो कब चलाई गई थी? तो भारत की पहली मेट्रो 1984 में चलाई गई थी। और ये कहाँ पे? कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो चली। ठीक, बात करते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये भगवत दयाल शर्मा थे, और भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप लोग बताएंगे कि सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। सॉरी अभी एक प्रश्न बाकी है। तो अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका में है न्यूयॉर्क। ठीक, बात करते हैं
और इसमें कितने सदस्य देश हैं? आपके यूएनओ है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। 193वां नंबर का देश दक्षिणी सूडान है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे संयुक्त महासंघ के पहले अध्यक्ष। ये कहाँ के थे पहले महासचिव? ये नॉर्वे के रहने वाले थे। और वर्तमान समय में कौन है यहाँ के महासचिव? वर्तमान समय में एंटोनी गुटेरस हैं। एंटोनी गुटेरस है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें टोटल 15 देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है, जो अस्थायी सदस्यों की संख्या कौन है? कितनी है? 10 है। और 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? अमेरिका एक हो गया, एक अमेरिका, एक ब्रिटेन, एक याद रखेंगे आप रूस, एक फ्रांस याद रखेंगे, और एक चीन। ये 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में है। और द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी द हेग में, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और वहाँ पे द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। यूएन महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पे हिंदी में भाषण दी थे। तो बात करें विटामिन की कमी से थक्का नहीं, किस विटामिन की कमी से थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से थक्का नहीं बनता। और विटामिन ई किससे संबंधित है? विटामिन ई ये जनन क्षमता से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस ऐसे पूछे तो आप लोग बताएंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और बात करते हैं, यदि आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, आप लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बात करते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया आर्टिकल नंबर 343 में, इसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया आर्टिकल नंबर 343 में। सन 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? ये रियो ब्राजील में हुआ था। रियो ब्राजील में सन 2016 का जो ओलंपिक है ये हुआ था। और 2020 में कहाँ पे हुआ था? ये 2020 में ये टोक्यो में हुआ था। टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक। बात करते हैं हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस जो थी, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ये मुर्राह आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। मुर्राह जो नस्ल की भैंस है वो हरियाणा की प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? ये गुड़गांव में है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। और गुड़गांव कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। तो ये था हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न। और थैंक यू। ये और आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। तो धन्यवाद।